अमन, आप होस्ट हो अब। आप अपना माइक चेक कर सकते हो अनम्यूट करके। आपको होस्ट बना दिया है मैंने। आई थिंक सारे लोग आ चुके हैं, 20+ लोग हो गए हैं। हमारे बैच में सिर्फ 20 लोग ही थे, तो मीटिंग को अब स्टार्ट हम कर सकते हैं। थोड़ा वेट करना टीम, आई थिंक उनका अमन का कुछ इशू हो रहा है, अभी लेफ्ट हो गए वो। थोड़ा सा वेट करो, वो आ जाएंगे मीटिंग में। जस्ट 1 मिनट का टाइम देना, मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ अमन को। अमन, मैंने बना दिया आपको होस्ट, चेक कर लो एक बार माइक ऑन करके। ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज बैठे रहना मीटिंग में, आप लोग लेफ्ट मत हो ना। अच्छा, अब बनाती हूँ मैं इनको होस्ट। हाँ मन, आप अब चेक करो। आई थिंक वो ना फोन से ज्वाइन थे, तो इसलिए वो वाला नहीं हो रहा था, वो लैपटॉप से ज्वाइन हो चुके हैं। अमन, एक बार आप चेक करना। कोई अब हो सारी। रहा। हाँ, आ रही है। आई थिंक वो अमन वर्सेस जय फोन का नेम आ रहा था, इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो आई थिंक सभी पर्सन आ चुके होंगे मीटिंग के अंदर, तो मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 4 मिनट लेट हो चुके हैं, इसके लिए सॉरी। स्टार्ट करते हैं हम। ओके। 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ अपना। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? आई थिंक क्लियर होगी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको अपनी। 1 सेकंड दीजिए बस मेरे को, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेसन है आप सभी का, जिन्होंने अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए जो है रजिस्ट्रेशन किया है। मुझे पता है, एक उम्मीद के साथ इस मीटिंग के अंदर आप बैठे हो। आई प्रोमिस यू
अगर 3 दिन हमारे साथ हो ना तो बहुत कुछ लेके जाने वाले हो यहाँ से। ठीक है, तो आपने अपने अपने जो एचआर है उसको जो है अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए मीटिंग का, ताकि उनको पता लग जाए कि आप मीटिंग के अंदर हो। तब तक मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ कुछ हमारी, एक बार उनको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको मैंने एक गारंटी दी थी कि आप 99 रुपीज जो हमें रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, आई प्रोमिस यू अभी भी गारंटी सेम है। अगर 3 दिन तक आप ट्रेनिंग जो है वो लगातार लगाते हो, ओके, और आपको ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगती है, आपको वैल्यू नहीं मिलती है, आप क्लेम कर सकते हो। आपकी जो पूरी की पूरी पेमेंट है वो आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप। टर्म एंड कंडीशन ये है कि इन 3 दिनों के अंदर आपने सिंगल डे की ट्रेनिंग भी मिस नहीं करनी है। अगर एक भी दिन का ट्रेनिंग आपने मिस किया तो जो रिफंड पॉलिसी है आपकी वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, अगर बाय चांस बीच में आपको कोई काम आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप अपने एचआर को बता सकते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आज ट्रेनिंग नहीं लगा सकता। अगर आपने अपडेट दी है तब तो आपकी पॉलिसी सेम रहने वाली है। लेकिन आप बिना किसी अपडेट के अगर गायब रहते हो ट्रेनिंग के अंदर से, तो फिर आपकी जो पॉलिसी है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ओके, तो ये एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको देनी थी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी ट्रेनिंग आपके पास आती है, चाहे वो 5 से 10 मिनट की वीडियो है, ग्रुप के अंदर जो भी आ रही है वो सारी की सारी आपने देखनी है, ताकि 3 दिन के अंदर आप एक अच्छी से अच्छी वैल्यू ले सको और उसके बाद अपने काम को स्टार्ट कर सको। क्योंकि काम तो आप आज भी स्टार्ट कर लोगे और कल भी, लेकिन अगर आपको काम अच्छे से नहीं आता है तो आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले यही बोलूंगा कि 3 दिन अच्छे से काम को सीखिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। ओके, चाहे वो शॉर्ट ट्रेनिंग आती है 3 से 4 मिनट की, या फिर लॉन्ग ट्रेनिंग आती है, कोई भी ग्रुप के अंदर अगर ट्रेनिंग आती है तो वो आपने अटेंड करनी है। और हर ट्रेनिंग का आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने एचआर को सेंड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी अटेंडेंस लग जाएगी कि आपने वो ट्रेनिंग जो है वो अटेंड की है। तो आप सभी ने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, आप स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करते हो, तो भाई आपको अब्सेंट माना जाएगा। और अगर आप अब्सेंट हो तो ट्रेनिंग पॉलिसी जो है उसके हिसाब से रिफंड पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने एचआर के साथ कॉन्टेक्ट में रहना है। कोई भी ट्रेनिंग समझ में नहीं आती है, डायरेक्टली उनसे पूछना है। कोई भी दिक्कत या परेशानी आएगी तो आपकी हेल्प करेंगे, एक पर्सनल एचआर आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं ट्रेनिंग की तरफ। तो फर्स्ट स्लाइड हम एक बार देख लेते हैं। पहले आपको 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बता देता हूं मैं, क्या क्या होने वाला हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर। कुछ लोगों के माइंड में ना थोड़ी सी जल्दबाजी चली रहती है कि सर कब हमारा काम स्टार्ट होगा, या फिर ऐसा चला रहता है कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे अर्निंग कर पाऊंगा, मुझे काम क्या करना होगा। तो थोड़ी सी आपके मन को शांत कर देता हूं मैं। पहले दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपका माइंडसेट बनाया जाने वाला है आज की ट्रेनिंग के अंदर, कि एक बिजनेस पर्सन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीचिंग करते हो तो आपका टीचर वाला माइंडसेट होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपका डॉक्टर वाला माइंडसेट होना चाहिए, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस वाला माइंडसेट होना चाहिए। तो आपको फाइनेंशियली नॉलेज दी जाएगी, कैसे खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो, टीम बिल्डिंग, फ्यूचर क्या है इस बिजनेस का, वो सारा का सारा आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको पता लगने वाला है। सेकेंड डे की ट्रेनिंग के अंदर आपको पता लगेगा कि भाई कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने वाले हो, जिसका आप पार्ट बनने वाले हो, जिसको आप प्रमोट करने वाले हो सोशल मीडिया के थ्रू, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो कंपनी अच्छी कंपनी है, इंडिया के अंदर उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, ऑल अराउंड वर्ल्ड के अंदर उनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप माइंड में डिसाइड कर पाओगे कि भाई हाँ कंपनी जेन्युइन है। ठीक है, तो पहले चीजों को एनालाइज करना है, उसके बाद आपने जो काम है अपना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन एक जेन्युइन कंपनी के साथ, एक जेन्युइन ब्रांड के साथ ही काम करना पसंद करेगा। लोकल या ऐसे वैसे ब्रांड के साथ काम करना कोई भी पसंद नहीं करेगा, मैं भी नहीं। ओके, चाहे फिर वो काम हमने 1 साल करना है, 2 साल करना है, 10 साल करना है, लाइफ टाइम करना है, लेकिन कोई भी ऐसी वैसी कंपनी के साथ पर्सन काम करना पसंद नहीं करेगा। हर पर्सन चाहता है कि मुझे एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिले। ठीक है, तो सेकंड डे में कंपनी का प्रोफाइल पता लगेगा, उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगेगा जिनके अंदर हमारी कंपनी डील करती है। प्रोडक्ट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना कि भाई प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्ट बेचने पड़ते ना तो भाई अभी आपको ना मार्केटिंग माइंडसेट की ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता मैं, प्रोडक्ट सेल कर रहा होता। ठीक है, और मुझे भी नहीं लगता कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई भी पर्सन आया हो जिसने आपके घर पे आके फॉरएवर के प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की हो।
समझ रहे हो कि फॉरएवर आज के टाइम पे इंडिया के अंदर अगर बात करूं, करोड़ों की संख्या में लोग फॉरएवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं, कोई ना कोई तो शायद आपके घर पे जरूर आ जाता कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके कि भाई ये प्रोडक्ट हमसे ले लो। अगर नहीं आया तो समझ जाओ कि भाई ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। हाँ, टर्नओवर होगा यहाँ पे और प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, लेकिन बेचना नहीं है, तरीके से काम करना है हमने। ठीक है, वो चीजें आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाएगी। तीसरे दिन के अंदर आपको प्रॉपर प्लान मिलने वाला है कि भाई पहले महीने के अंदर आप अपना 20 से 25 हजार का जो चेक है वो कैसे बनाने वाले हो, पूरा रोड मैप आपको बना के देने वाला हूं मैं तीसरे दिन की ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक दिन में 2-2 ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ जाए, तो आपने क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना अच्छे से आप काम कर पाओगे। आपकी सहूलियत के लिए हम ये ट्रेनिंग रख रहे हैं, वरना हमें क्या जाता है, हम तो आपका काम स्टार्ट करा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिले तभी आप काम स्टार्ट करो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी हो सकता है, मेरे माइंड में भी था, वाई आई चूज डिजिटल वर्ल्ड। भाई मैंने डिजिटल वर्ल्ड को ही क्यों चूज किया? मेरे पास बहुत सारे काम थे, साइंस से मैंने 12th कर रखी थी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता था, जेई की प्रिपरेशन कर सकता था, कैट कर सकता था, बीटेक कर सकता था, मेडिकल लाइन में जा सकता था, कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकता था। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं तो डिजिटल वर्ल्ड होता क्या है। मैंने डिजिटल वर्ल्ड को ही क्यों चूज किया, शायद आपका भी रीजन हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब का कल वाली स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई था इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो रखी है। ठीक है, तो इतने ज्यादा कंपटीशन के अंदर मुझे लग नहीं रहा था कि भाई मैं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं हमारे बीच में, लेकिन भाई मुझे लगा कि भाई मेरे लिए जो है वो गवर्नमेंट जॉब सुटेबल नहीं है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब को त्याग दिया। ठीक है, जेई कैट की बात करूं तो भाई पैसा बहुत लगता है, हर मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जेई और कैट की प्रिपरेशन करा सके। ठीक है, 3-4 लाख 5 लाख लेके चलिए आप। ठीक है, और बाहर पढ़ रहे हो कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से तो 10 लाख मिनिमम खर्चा लेके चलिए अपना इन कोर्सेज का। और मेडिकल लाइन की बात करूं तो 1 करोड़ में जाके बात बनती है। जो मेडिकल लाइन से होंगे उनको पता होगा, मेरे ख्याल से होंगे नहीं, क्योंकि मेडिकल लाइन के लोग जो है दिल है मुश्किल जी। प्राइवेट जॉब का सिनेरियो आपको बता देता हूं मैं एक बार। प्राइवेट जॉब के अंदर क्या होता है, करने को तो मैं प्राइवेट जॉब भी कर सकता था, लेकिन भाई ये सिचुएशन होती है प्राइवेट यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। समझ रहे हो, जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना, जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो इस सिचुएशन को फील कर पा रहे होंगे। अगर वो ट्रेन से सफर नहीं करते हैं तो बाइक के ऊपर जब सुबह निकलते हैं ना, 8 बजे 9 बजे गर्मी के अंदर, भाई धूल मिट्टी इतनी होती है, फेस की बैंड बच जाती है ऑफिस तक जाते जाते। 2 बार तो फेस धोना पड़ता है ऑफिस जाके। ठीक है, फिर शाम को आते वक्त सेम हालत होती है हमारे साथ, क्योंकि गाड़ी तो होती नहीं भाई ज्यादातर प्राइवेट जॉब वालों के पास। ठीक है, बाइक पे जाना पड़ता है, हालत वैसे खराब हो जाती है हमारी, कोई गाड़ी वाला साइड से निकल गया धूल मिट्टी वैसे फेंक जाता है हमारे ऊपर। तो ये सीन होता है प्राइवेट जॉब के अंदर। अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी में जिसने बाइक चलाई है ना उसको पता है कैसी बैंड बजती है जब सर्दी के अंदर हमें बाइक चलानी पड़ती है। सुबह 9 बजे निकलो और रात को 8 बजे 9 बजे जब घर आते हो ना, सर्दी के टाइम पे, उस टाइम पता लगता है कि भाई प्राइवेट जॉब करना कितना मुश्किल है। चलो वो एक अलग थिंग है। फिर भी एक चीज मैंने देखी, मैंने अपने बिहाफ पे रियलाइज किया कि भाई प्राइवेट जॉब के अंदर में मैक्सिमम कितनी सैलरी मिलती है, 25,000 30,000 मिलती है एक अच्छे शहर के अंदर अगर हम जॉब कर रहे हैं तो, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोई बड़ा शहर हो गया। तो अगर अपने पानीपत की बात करूं तो भाई 15,000 20,000 तक हमारी सैलरी रह के जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करूं पानीपत में जॉब करूं तो भाई 15,000 की सैलरी मिल रही थी, दिल्ली में मुझे 25,000 की मिल रही थी सैलरी। बट बात ये थी कि अगर दिल्ली जाता तो भाई आने जाने का किराया लग जाता वो अलग, सारा दिन खराब हो जाता वो अलग। ठीक है, और अगर बाई चांस वही रहने का सोचता तो भाई 8-10 हजार रुपए तो रेंट है रूम का, तो 10,000 तो रेंट देना पड़ जाता, फिर वही 15,000 भी 10,000 पे आके बात बन रही थी मेरी। तो भाई इस वजह से मैंने प्राइवेट जॉब को जो है वो छोड़ ही दिया कि भाई प्राइवेट जॉब नहीं करनी अपने को। अब सिस्टम क्या है कि भाई प्राइवेट जॉब वालों से एक क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना। हम लोगों ने अपनी पढ़ाई के ऊपर देखा जाए तो 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, मानते हो मेरी बात को? जिनकी शादी हो चुकी है वो भी इस चीज को एक बार समझ लीजिए,
ताकि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच सको। ठीक है, एक फतेह की बात बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनना इसको। आपने देखा जाए तो 10 लाख तक आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया होगा पिछले 15 से 16 सालों के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो इससे ज्यादा भी कर दिया होगा, लेकिन कम से कम लगा लेते हैं कि 10 लाख तो कर ही दिया होगा हमने। सोच के देखिए, अगर वो 10 लाख रुपए हम बचा लेते, वो 10 लाख रुपए अगर हम बचा लेते और मार्केट में अगर किसी को ब्याज पे भी दे देते ना, तो भाई 3% तो आराम से ब्याज ब्याज आ जाता हमको। समझ रहे हो मेरी बात को? एक महीने का 3% के हिसाब से 10 लाख का 30,000 रुपए ब्याज बनता है। तो भाई खुद से मेरा एक क्वेश्चन था, जॉब किस लिए कर रहे हैं हम? 25 से 30,000 की जॉब ब्याज कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं हम? भाई मुझे तो ब्याज कमाने के लिए जॉब नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि भाई 10 लाख रुपए लगा के अपनी पढ़ाई की है मैंने, ब्याज कमाने के लिए जॉब नहीं करूंगा और फिर बॉस की टाइट मैं सुनूं वो अलग। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्राइवेट जॉब जो करने का माइंड से था वो निकाल दिया। उससे भी बड़ी एक चीज सामने आई, फिर तो भाई माइंड वैसे घूम गया। एक्सपेंसिज, खर्चे, कुछ खर्चे लिखे जिनको हम कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। शादी का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, होम एक्सपेंस, मतलब घर के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। वैसे तो ये भी सब जरूरी है, लेकिन इनको ऑप्शनल में डाल दिया है मैंने। क्यों? चलो भाई कपड़े हम थोड़े सस्ते पहन लेंगे, ट्रैवल करने का मना ही कर देंगे, भाई ट्रैवल नहीं करना हमने। मोबाइल भाई चलो मिल गया तो ठीक, वरना चलाने की रहने देंगे भाई मोबाइल को भी। पर्सनल केयर, शैम्पू साबुन का यूज कम कर लेंगे भाई। जंक फूड नहीं खाएंगे भाई, रिलेटिव्स के घर नहीं जाएंगे भाई। अगर ये सारी चीजें भी ना करें ना, तब भी ये एक्सपेंस हमसे पूरे नहीं होने वाले। और ये तो छोटी लिस्ट बनाई है मैंने। जब एक्सपेंसेस की लिस्ट आप खुद बनाओगे ना, तब आपको पता लगेगा एक्सपेंसेस कितने ज्यादा होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर बात करें एक सिंगल पर्सन की, तो भाई एक सिंगल पर्सन की मैरिज के अंदर आराम से 10 लाख तक का खर्चा लग जाता है। यस और नो, आप बताइए मेरे को, नहीं लगता? भाई हमारी साइड तो लग जाता है, 15 लाख भी लग जाता है, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और लड़के की शादी का बता रहा हूँ, लड़की की शादी में तो 20 लाख से कम लगता ही नहीं, क्योंकि दहेज भी देना पड़ता है ना भाई। तो सोच के देखिए, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है, जिनकी शादी नहीं हुई उनको बता रहा हूं मैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता है सिचुएशन हो चुकी होगी उनके साथ। ओके, अगर हमारी शादी होने वाली है, सोच के देखिए, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है तब तो हम लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है और हमने कहीं से ब्याज पे लेके लगाए, हमारे माँ बाप ने कहीं से ब्याज पे उठा के वो पैसे लगाए, तो भाई एक महीने का ब्याज ब्याज 30,000 रुपये बना रहा है उनका। अगर प्राइवेट जॉब में तो कैसे ब्याज चुकाओगे उसका? और अगर 5 साल आपने ब्याज भरा ना, तो भाई 10 से 12 लाख तो आप ब्याज ब्याज भर दोगे 5 सालों के अंदर। जो आपने 10 लाख रुपए लिए थे ना ब्याज पे, वो तो ऐसे के ऐसे पड़े हैं, वो कभी उतार ही नहीं पाओगे। लाइफ टाइम का बोझ बन जाता है वो 10 लाख रुपए हमारे सर पे। फिर ये तो अगर जमीन है तो जमीन बेच के काम चलाना पड़ता है भाई, या फिर ये है कि सारी जिंदगी जो है उस 10 लाख को पहले हम चुकाएंगे फिर हमारे बच्चे चुकाएंगे भाई। वो सीन होती है फिर। ठीक है, जिसके घर में 2 बच्चे हैं तो समझ लो भाई 20 लाख का खर्चा है आपका। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये एक्सपेंसिस है हमारे। क्या लगता है प्राइवेट जॉब में एक्सपेंस पूरे हो जाएंगे हमारे? मुझे तो नहीं लगता। मैंने माइंडसेट बना लिया था अपना, मैंने देख लिया था एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ भाई। घर के बैंक बैलेंस की बात करूं तो घर का बैंक बैलेंस जो था, जीरो जिसको बोलते हैं। कॉलेज जाने के 20 रुपए मिलते थे मेरे को, 20 रुपए। ठीक है, कॉलेज जाता था ना मैं, वॉलेट था मेरे पास एक। वॉलेट जो था, मैंने लगभग 10-12 साल पहले, मैं छोटा सा था तब लिया था मैंने वो वॉलेट। 20-25 रुपए का वो वॉलेट मेरे को मिल गया था मेले के अंदर से। ठीक है, कॉलेज जाता था वो वॉलेट लेके जाता था, 20 रुपए डाल के लेके जाता था उसके अंदर। तो होता क्या था, जब ऑटो वाले को किराया दे रहा हूँ ना, ऐसे छुपा के निकालना पड़ता था नोट, कहीं सामने वाला मजाक ना बना ले मेरा कि भाई वैसे तो वॉलेट ले रखा है, लेकिन वॉलेट में पैसे कितने पड़े हैं, 20 रुपए। तो भाई छुपा के पैसे निकालने पड़ते थे, एक टाइम ऐसी कंडीशन थी अपनी। उस टाइम मैंने सोच लिया था, ये सारे जो एनालाइज था ना उस टाइम कर लिया था मैंने। आज से लगभग अगर बात करूं ना, 3 साल पहले मैंने ये सारी चीजें जो थी वो एनालाइज कर ली थी कि भाई अगर मैं प्राइवेट जॉब करूं तो ये एक्सपेंसेस कभी पूरे ही नहीं होने मुझसे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो 5 साल मेरे को गवर्नमेंट जॉब में देने पड़ेंगे अपने। मतलब अगर मैं 20 साल का था उस टाइम, नहीं 3 साल पहले मैं लगभग होऊंगा यहाँ से 18 साल का था मैं उस टाइम पे। अगर मैं 18 साल का हूं तो मेरी गवर्नमेंट जॉब अगर 5 साल तैयारी करता हूँ, कम से कम 23 साल की जो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और वो भी लगे ना भी लगे, लग गई तो अच्छा,
और बाय चांस अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो भाई फिर क्या होगा, फिर रोड पे। समझ रहे हो ना, अगर बाय चांस गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी फिर रोड पे। और अगर बाय चांस गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती तो एकदम इतना पैसा थोड़ी आ जाता कि शादी के लिए 10 लाख रुपए दे देती गवर्नमेंट मेरे को, फिर भी कर्जा लेना पड़ता। अगर 50,000 रुपए गवर्नमेंट में सैलरी होती ना, 30,000 रुपए जाती कर्जा देने में, क्योंकि बैंक अकाउंट तो था वो तो खाली था बिल्कुल। ऊपर से हम 3 भाई बहन हैं, तो सोच के देखिए 50 लाख का खर्चा बनता है शादी शादी का। तब सोच लिया था भाई कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, या तो जमीन बेचनी पड़ेगी या फिर कर्जा लेना पड़ेगा, तो वो काम नहीं करना था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको एक एक्सपेंसेस की लिस्ट दिखा के हटाऊं मैं, सोच के देखिए, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स? क्या आप इन चीजों के लिए तैयार हो? अब दो कंडीशन हो सकती है आपकी। पहली कंडीशन ये, या तो आप इन कंडीशन के अंदर आ चुके हो, एंटर कर चुके हो, या फिर आने वाले टाइम में इस कंडीशन के अंदर आप आने वाले। ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हो, मैरिड हो, आप अकेले इकलौते अर्निंग का सोर्स हो अपने घर का, या फिर एक जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस कंडीशन के अंदर आ चुके हो जो एक्सपेंसिव वाली कंडीशन मैंने आपको दिखाई है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, अपने माँ बाप पे डिपेंड हो, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई आने वाले कुछ टाइम के बाद आप भी सेम कंडीशन के अंदर आने वाले हो। ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है, बुरा मत मानना, लेकिन एक चीज बोलूंगा, इवन गर्ल्स ऑल्सो, गर्ल्स को भी बोल रहा हूं ये बात मैं, क्योंकि गर्ल्स को क्या लगता है कि भाई हमारा क्या है, अगर जॉब लग गई तो अच्छा है, जॉब ना लगी तो भाई हस्बैंड है, हस्बैंड कमा लेगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर आप आज मैरिड हो तो उनको पता होगी ये चीज, अगर मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो आपको बता देता हूं मैं एक चीज, जिस टाइम आपकी शादी होगी ना, उस टाइम दो कंडीशन होगी। या तो आप अपनी फैमिली वालों को एक खुशी दे के जाओगे, अपने माँ बाप को एक खुशी दे के जाओगे, मेरी बेटी जो है वो आज अच्छे मुकाम पे काम कर रही है, आज मेरी बेटी जो है वो सक्सेसफुल है, आज मेरी बेटी ने मेरे लिए ये करके दिखाया, गर्व होगा आपके माँ बाप को। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि आप अपने माँ बाप के सर के ऊपर ना 10 से 12 लाख का कर्ज छोड़ के जाने वाली हो, जो आपकी शादी के लिए वो लेने वाले। ठीक है, तो आप सोच लीजिए आपके लिए आज के टाइम पे काम करना कितना जरूरी है। अपने माँ बाप का सहारा बनने की जरूरत है आज हमको। भाई उन्होंने बहुत कमा लिया अपनी लाइफ के अंदर, पता है हमें। माँ बाप जो हमें कभी नहीं बताते कि भाई हमने क्या किया क्या नहीं किया, कभी नहीं बताते हमको। ठीक है, वो क्या करेंगे भाई, कहीं से उठा के लगा देंगे 10 लाख रुपए, उनका क्या जा रहा है। हम अपना शादीशुदा होके घर चले जाएंगे, लेकिन उनको उतारना पड़ेगा बाद में वो खर्च, वो आप माइंड में रखिए अपने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसी को डरा नहीं रहा हूं भाई, सिचुएशन बता रहा हूं। हर साल महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है। सोच लीजिए बहुत सारे लोगों को क्या एक वहम होता है, ये ना आज ही इस चीज को एनालाइज करना है आपने, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर आप जॉब करते हो। अगर इस चीज को एनालाइज करके ना भाई, बहुत सारा पैसा आपका बचा दूंगा, वरना आपका पैसा बर्बाद हो रहा है बैंक में पड़ा पड़ा। हमको क्या लगता है कि भाई हम अपना पैसा बैंक में डाल देते हैं, 2.5% हमें हर हर साल जो है ब्याज आता रहेगा उसका, हमारे माइंड में ये चीज सेट होती है। ठीक है, क्या लगता है आपको, जो 2.5% ब्याज आ रहा है आपको वो काफी है? आपका पैसा क्या लगता है बढ़ रहा है वहां पे? नहीं भाई, आपका पैसा घट रहा है वहां पे। हर साल आपका पैसा 2.5% बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है 6% की दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब आपका पैसा 2.5% की रेट से बढ़ नहीं रहा, 3.5% की रेट से घट रहा है आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके बैंक में आज 1,000 रुपए पड़े हैं 2023 के अंदर, आप मार्केट में पेट्रोल लेने जाओ, पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए में 100 रुपए के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल आपको मिल जाएगा। सिलेंडर की बात करूं तो 1,000 रुपए सिलेंडर का रेट है, तो भाई 1,000 रुपए में एक सिलेंडर आपको मिल जाएगा। अब बात करूं 2028 की, 5 साल बाद, अगर 6% महंगाई हर साल बढ़ रही है, तो जो सिलेंडर आपको यहाँ पे 100 रुपए का मिल रहा है ना जो पेट्रोल, वो आपको 2028 में 130 रुपए का मिलने वाला है। ठीक है, आपके बैंक में मान लीजिए 1,000 रुपए डाले थे आपने, वो 1,000 के आपके 1,100 रुपए हो गए, 2.5% ब्याज लग लग के। ठीक है, ढाई मतलब 1,100 1,200 रुपए हो गए, लेकिन कितना ब्याज? सिलेंडर का रेट कितना हो गया? 1,300 रुपए। पेट्रोल का रेट कितना हो गया? 1,300 रुपए। सोच के देखिए पैसा बढ़ाया घटा आपका। जहां 5 साल पहले 1,000 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल आ रहा था, वही पेट्रोल आपको 5 साल बाद कितने का मिल रहा है? 1,300 रुपए का।
तो महंगाई बढ़ रही है भाई, उस पैसे को इससे बेटर ये है आप कहीं पे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक लेडी थी, उनके पास ना दहेज में उनको 1 लाख रुपए मिले थे, बहुत टाइम पहले की बात है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मिले थे उनको दहेज के, उन्होंने वो संभाल के रखे, भाई कोई नहीं टाइम आने पे काम करेंगे, मतलब काम आएंगे पैसे। ठीक है, सोच के देखिए अगर उस पैसे से वो आज से 10 साल पहले सोना खरीद लेते हैं, ठीक है, तो आज से 10 साल पहले सोने की कीमत क्या थी? 30,000 रुपए। ठीक है, 25-30 हजार रुपए। आज सोने की कीमत क्या है? 52,000 रुपए। ठीक है, वो 1 लाख रुपए जो है ना, आज उनके 2 लाख रुपए बन जाते। लेकिन उस टाइम का 1 लाख आज के टाइम पे उनका 50,000 बन गया भाई, पैसे की वैल्यू घट गई है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप पैसे को जो है ना बैंक में डालने के बजाय इन्वेस्ट करने को सोचिए अच्छी जगह पे। ठीक है, एक अच्छी सलाह दे रहा हूं भाई, बिजनेस माइंडसेट दे रहा हूं आपको, प्रॉपर माइंडसेट दे के जाऊंगा आज। लाइफ में काम आने वाली चीजें बता रहा हूँ, बिजनेस में तो काम आएंगी ही। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती। आज अपने घर जाके अपने माँ बाप के साथ ये चीजें डिस्कस करना कि पैसा बैंक में पड़ा पड़ा घट रहा है या बढ़ रहा है। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, मिडिल क्लास फैमिली सिनारियो, क्योंकि ज्यादातर लोग हम जो है इस मीटिंग के अंदर मिडिल क्लास फैमिली के लोग बैठे हैं, तो सोच के देखिए आप, इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आते हैं, 10% लोग ऐसे जो हायर क्लास फैमिली के अंदर आते हैं, मतलब जिनका जो जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या होता है आप रिलेट कर पाओगे, क्या होता है? बच्चे को अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो भाई लोकल स्कूल में डाल देंगे, सरकारी में डाल देंगे, या फिर ठीक है अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते तो भाई लोकल हॉस्पिटल में ले जाएंगे, अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं पहना सकते लोकल ब्रांड पहना देंगे भाई। ठीक है, ब्रांड ही नहीं होते उन कपड़ों के अंदर। ठीक है, एवरी टाइम सेक्रीफाइस, हर टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एवरी टाइम बार्गेनिंग, बार्गेनिंग तो चलती रहती है भाई। आज प्याज 30 रुपए kg है तब भी वो महंगा है, कल को प्याज 80 रुपए kg हो जाएगा वो तब भी महंगा लगेगा, और कल को जब प्याज 20 रुपए kg होगा ना तब भी मैंने देखा है औरतें सब्जी वाले को बोलती है कि भाई 15 रुपए का लगा लो। तो बार्गेनिंग चलती रहती है, चाहे प्याज 50 का हो जाए तब भी महंगा है और 20 का हो जाए तब भी महंगा है। तो ये है एक मिडिल क्लास फैमिली का सिनारियो। एक और चीज है नेक्स्ट ईयर एंड बर्थडे पॉलिसी, बहुत सारे लोगों ने इस पॉलिसी का सामना किया होगा, मैंने भी किया भाई। हमको क्या बोल दिया जाता है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, मान लीजिए हमको एक लैपटॉप चाहिए या फिर फोन चाहिए, फैमिली वालों को बोला कि मुझे फोन चाहिए, फैमिली वाले क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर दिला देंगे या फिर बर्थडे पे दिला देंगे तेरी। ठीक है, ऐसे करते करते 3-4 बर्थडे निकल जाते हैं, पता लगा हम बड़े हो गए, अब हमें जरूरत ही नहीं है उस चीज की जिस चीज की हमें जरूरत थी पहले। ठीक है, तो ये चलता है एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। एक हायर क्लास फैमिली की बात करूं, 10% के अंदर जो आते हैं, बेस्ट स्कूल के अंदर इनके बच्चे जाते हैं, बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर इनके बच्चों का इलाज होता है, बेस्ट ब्रांड पहनते हैं, नो सेक्रीफाइस नो बार्गेनिंग। इनका क्या होता है, कुछ भी चलेगा, अच्छा नहीं तो बुरा चलेगा, अच्छा ब्रांड नहीं है तो सस्ता ब्रांड चलेगा, लेकिन इनका सिर्फ एक ही इनके माइंडसेट में एक ही चीज सेट होती है, जो चाहिए सिर्फ वही चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा चाहिए तो अच्छा ही चलेगा। और इनके पास ना बर्थडे पॉलिसी नहीं होती, इनके पास टुडे पॉलिसी होती है, जो लेना है भाई वो आज ही लेंगे, कल नहीं लेंगे, आज ही लेंगे वो। ठीक है, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो या हाउस वाइफ हो, आने वाले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आप अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर देखना चाहते हो? इस 10% वाली कैटेगरी के अंदर या फिर 90% कैटेगरी के अंदर? आप बताइए, चैट के अंदर बताइए मेरे को जल्दी से, 90 या फिर 10, कौन सी कैटेगरी में खुद को देखना चाहते हो? क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली बन के रहना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने, सेक्रीफाइस की लाइफ हमें नहीं जीनी? आप सोचिए, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 साल का टाइम आपको दे रहा हूं मैं। 5 सालों में हम 90% से 10% की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्या हम इस दुनिया में 9 to 5 की जॉब करने आए हैं? खुद से पूछना, जो जॉब कर रहे हैं वो, जो स्टूडेंट है वो भी पूछना खुद से, क्या 9 to 5 की जॉब करने आए हैं? और जो हाउस वाइफ है वो अपने हस्बैंड से पूछ लेना, क्या 9 to 5 की जॉब करने आए हैं हम लाइफ के अंदर? भाई सोच के देखिए, इस
पिक्चर से आप खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, इस पिक्चर से आप रिलेट कर पा रहे होंगे खुद को। समझ रहे हो किस किसने इस कंडीशन का सामना किया है? हम भी बच्चे रहे हैं भाई, हमने भी इस कंडीशन का सामना किया है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हो ना, तो आपने भी इस कंडीशन का सामना किया होगा। और जो हाउस वाइफ है, कहीं ना कहीं कुछ हाउस वाइफ जो है वो भी इस कंडीशन का सामना कर रही होंगी। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, क्या यही लाइफ जीने के लिए आए हम यहाँ पे? गाड़ी नहीं लेनी भाई लाइफ के अंदर, फैमिली के साथ ट्रिप पे नहीं जाना, बच्चों को ट्रिप पे लेके नहीं जाना, लाइफ में कभी पहली बार जहाज में नहीं बैठना क्या? या फिर सारी जिंदगी ऐसे ही बितानी है ट्रेन और बसेज के अंदर? कभी सोचा है कि भाई जहाज के अंदर भी बैठना है हमने? ठीक है, खुद का पर्सनल घर नहीं बनाना क्या? अपना पसंद का घर, अपना ड्रीम होम नहीं बनाना क्या? सिर्फ 9 to 5 की जॉब करने आए क्या हम? भाई मैं तो नहीं करने आया, क्योंकि भाई ये चीज होती है सरवाइव करने की, कि हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, वहां से हमारा घर चल रहा है। भाई खाना पीना नहाना धोना ये तो जानवर भी कर लेते हैं, तो हम इंसान होके हमने ऐसा क्या किया नया? क्या हमारे सपने नहीं है भाई? क्यों? क्या हमको ये चीजें पसंद नहीं है? पसंद तो है, दिक्कत ये है ये मिल नहीं रही हमको। और जब तक जॉब के अंदर है ये मिल भी नहीं सकती, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आगे जाके एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना इसको। समझ आया भाई कुछ? एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर देता है, ये सिर्फ एक पिता जानता है, बच्चे कभी नहीं समझ सकते इस चीज को। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो चीज कर देते हैं ना, वो बच्चे जिंदगी भर नहीं कर सकते अपने माँ बाप के लिए। उसका पिता जो है ना, अपने बच्चे को ये भी पता नहीं लगने दे रहा कि हम गरीब है, इसके लिए गाड़ी में लेके उसको स्कूल जा रहा है, ठीक है, खुद से पैसे भर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए हर वो पॉसिबल चीज कर रहा है जो उसको करनी चाहिए। हमारे साथ भी ये चीज हुई है भाई। एक वीडियो और दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है। पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब है। क्या समझ आया इस वीडियो को देखने के बाद? आप बताइए मेरे को। देखा आपने भाई, इसके बच्चे का सिर्फ एक ही सपना था, हर टाइम सिर्फ माइंड में एक ही चीज रहती थी कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जहाज के अंदर बैठना है। पापा की हालत आप देख चुके हो, पापा इनके जो है चल फिर नहीं सकते थे, तो भाई इतने पैसे कहाँ से लाते कि जहाज के अंदर बैठा दे। लेकिन बेटे को एक बीमारी हो गई, लाइलाज बीमारी, कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला अब नहीं बच सकता। तो पिता ने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया, जमीन बेच दी, अपनी कुर्सी सब कुछ बेच दिया, जो इनकी सहारा थी, जिसपे बैठ के चलते थे, वो भी बेच दिया कि भाई अपने बेटे को क्या करूंगा, जहाज के अंदर बैठाऊंगा, इसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जहाज के अंदर बैठाया,
हालांकि वो जहाज के अंदर बैठने के बाद उड़ने से पहले उनकी डेथ हो गई। फिर क्या किया, एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसे जहाज में बैठा रहने दीजिए वरना वो उतार देते उसको, और उसका सपना पूरा किया। आप बताइए, क्या एक पिता ही दम रखता है अपने बच्चों का सपना पूरा करने का? हमारा कोई सपना नहीं है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें? क्या हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को कुछ खुशी दे सके हम? मैं अपनी बताऊं ना, मेरा सपना था कि मैं सिंगिंग करूं। आज से 5 साल पहले की बात है, तब मैं 12th क्लास के अंदर था, 11th के अंदर शायद। ओके, मेरी फैमिली की जो इनकम थी ना, मात्र 6,000 रुपये महीना इनकम। फैमिली इनकम बता रहा हूँ आपको, 6 से 7 हजार रुपये महीना। ठीक है, इस फैमिली की इनकम क्या लगता है घर चलता होगा अच्छे से? नहीं भाई। क्या हुआ, मैंने अपने पापा को बोला कि भाई मुझे सॉन्ग निकालना। उस टाइम बच्चा जो था ना, वो मतलब आप बोल सकते हो बुद्धि जो थी इतनी विकसित नहीं हुई थी मेरी, 5 साल पहले की बात है। ठीक है, बस जिद थी कि भाई अपना खुद का सॉन्ग निकालना है। सॉन्ग रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने में 14,000 रुपये लग गए भाई। रिकॉर्ड करने में, वीडियो वगैरह की, सारा खर्चा जो बना ना टोटल 40,000 रुपये लगा दिए सिर्फ सॉन्ग के ऊपर। वापिस रिटर्न कितना आया? 0 रुपये। आप सोच सकते हो, 6,000 रुपये की फैमिली इनकम के बाद वो 40,000 रुपये ऐसे रख के ना आग लगा दी उनके अंदर मैंने। यही कंडीशन कर दी मैंने। ठीक है, और आज तक मेरी फैमिली वालों ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तूने 40,000 रुपये हमारे पानी में बहा दिए, वेस्ट कर दिए। किस लिए? कि भाई सपना था मेरा। सिर्फ एक सपना पूरा करने के लिए ना, चाहे किसी से उन्होंने उधार लिया या कुछ भी किया हो, कहीं से भी अरेंज किए हो, लेकिन उन्होंने मेरा सपना पूरा करने के लिए भाई सॉन्ग के ऊपर 40,000 रुपये लगा दिए। आप सोच के देखिए, क्या हमारी सपने नहीं भाई? हमारे माँ बाप के तो कुछ सपने होंगे ना। हमारे माँ बाप भी चाहते होंगे वो जहाज के अंदर बैठे, उनका भी सपना होगा कि वो कहीं घूमने जाए, इंटरनेशनल ट्रिप करें। लोग दुबई ले जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, उनका भी सपना होता है भाई हमारे बच्चे भी हमको घुमा के लेके आए। हालांकि वो कभी बोलेंगे नहीं, चाहे आप करोड़पति बन जाओ तब भी आपके माता पिता कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे जहाज के अंदर बैठा दे। लेकिन हमेशा मन करता है उनका कि काश हमारा बेटा खुद से हमें बोले कि चल पिता तुझे आज ना जहाज की सैर करा के लाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप सोच के देखिए, क्या हमारे माँ बाप का मन नहीं करता? भाई उनका भी मन करता है। मैंने खुद देखा है, ऐसी कंडीशन देखी है मैंने कि भाई शादी के अंदर ना हमारे हमेशा नए कपड़े आए हैं, लेकिन बहुत बार हमारे मम्मी पापा के पुराने कपड़े रह जाते थे। हमने ये कंडीशन फेस की है। तो भाई आप सोच के देखिए, आप भी बहुत सारे लोग इस सेम कंडीशन के अंदर से गुजर रहे होंगे। भाई मुझे तो इस कंडीशन को बदलना था। मुझे तो सपने पूरे करने हैं, अपने भी अपने माँ बाप के भी। उनको जहाज में भी बैठाना है, उनको इंटरनेशनल ट्रिप भी घुमाना है, सारे काम करने हैं। आपको करने हैं नहीं करने, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि ये जो चीज है ना तो गवर्नमेंट जॉब से पॉसिबल है ना प्राइवेट जॉब से। गवर्नमेंट जॉब वालों के पास, बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी तक नहीं होती। मैंने अपने रिलेटिव में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वालों को ऐसे देखा है जिनके पास गाड़ी नहीं है खुद की। तो भाई क्या फायदा है ऐसी गवर्नमेंट जॉब का? भाई मुझे तो सपने, जो बड़े बड़े सपने जो मैं देख चुका था ना, कि अपने भी पूरे करने, अपने माँ बाप के भी, इसलिए मैंने कांटा मार दिया गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी और प्राइवेट जॉब के ऊपर भी, क्योंकि दोनों से ही पता लग गया था भाई फुलफिल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने डिजिटल वर्ल्ड को चूज किया। ये रीजन था मेरा डिजिटल वर्ल्ड को चूज करने का, क्योंकि मैंने एक चीज देख ली थी कि डिजिटली लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं। ये एक रिवॉल्यूशन है। आज अगर देखा जाए ना तो 8 बिलियन करोड़ की जनसंख्या है हमारी। सॉरी, 8 बिलियन की, 8 बिलियन जनसंख्या है हमारी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, उसके अंदर से 4.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पे बैठे हैं, जो इंटरनेट का यूज करते हैं। कितना बड़ा मार्केट है डिजिटल मार्केटिंग। इसलिए मैंने इस डिजिटल वर्ल्ड को चूज किया। अब एक क्वेश्चन और आता है, चलो मैंने डिजिटल वर्ल्ड को चूज किया तो किया, वाई आई चूज मार्केटिंग? डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे फील्ड होते हैं भाई, मार्केटिंग को ही क्यों चूज किया? क्योंकि एक चीज समझ आ गई थी, डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज, एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर काम हम कर नहीं सकते। तो भाई मार्केटिंग ही क्यों चूज की? मार्केटिंग का मैंने ना रिसर्च की, मैंने देखा कि मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड है आज के टाइम का। 1.7 ट्रिलियन डॉलर, इतनी शायद ना किसी देश की इतनी जो है इकोनॉमी भी नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो। ट्रिलियन डॉलर तक की किसी भी देश की आज तक इकोनॉमी भी नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है मार्केटिंग के अंदर। अगर बात करें कोई कंपनी अगर चल रही है ना, और उसके एक्सपेंसेस है, प्रोडक्ट बनाने के, पैकेजिंग के, कुछ भी एक्सपेंस है, स्टाफ को सैलरी देना,
वो सारे जो जितना भी एक्सपेंस है ना वो सिर्फ 20% के अंदर आता है। बाकी का 80% जो खर्चा है उसका वो जाता है सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर। सिर्फ रीजन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, कंपनी इतना सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग के ऊपर? तो भाई आपको आगे दिखाता हूं। ये कंपनी का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग के ऊपर इतना सारा पैसा क्यों लगाती है कोई भी कंपनी। देखिए कंपनी, जब कोई भी कंपनी हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने एक चॉकलेट की फैक्ट्री लगाई, खुद की चॉकलेट की फैक्ट्री लगाई, क्या करना पड़ेगा? पहले कच्चा माल लेना पड़ेगा, फिर उस कच्चे माल को फैक्ट्री में बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, फिर भाई स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ेगी। स्टाफ जो काम कर रहा है भाई, हमारे खाते वगैरह संभाल रहा है, हमारी पैकेजिंग वगैरह को मैनेज कर रहा है, हमारे वर्कर्स को मैनेज कर रहा है, स्टॉक वगैरह मैनेज कर रहा है, उनको भी सैलरी देनी है भाई। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज भी है, टैक्सेस भी भरने हैं, हमने गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी है, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह भी करानी है। इस सारी चीजों के अंदर खर्चा नहीं आता क्या? खर्चा आता है, ठीक है। इन सारी चीजों के अंदर खर्चा आता है, इन सारी चीजों को पैसा देना पड़ता है एक कंपनी के मालिक को। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कंपनी के मालिक को पैसा देती है, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए नेक्स्ट ग्राफ को हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी की आपने चॉकलेट बना दी, चॉकलेट बना दी, पैकिंग कर दी उसकी, ठीक है। जो वर्कर जिन्होंने चॉकलेट बनाई उनको भी पैसा दिया, कच्चा माल लेने में पैसा लगाना लगा, बनाने में पैसा लगाना लगा, पैकेजिंग में पैसा लगाना लगा, वर्कर को पैसा देना पड़ा ना, देना पड़ा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ी ना, देनी पड़ी, लीगल फॉर्मेलिटीज में पैसा देना पड़ा ना, देना पड़ा। मतलब इन सभी के सभी डिपार्टमेंट के अंदर मालिक को पैसा देना पड़ रहा है। मतलब मालिक की जेब से पैसा निकल के इनकी जेब में जा रहा है डिपार्टमेंट्स के अंदर। लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो मालिक की जेब को गर्म कर रहा है, जो मालिक को पैसा दे रहा है। वो डिपार्टमेंट कौन सा है? वो है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। समझ रहे हो? मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट ऐसा है जो मालिक को पैसा दे रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सोच के देखिए, मैं इस डिपार्टमेंट को खत्म कर देता हूं, जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है इसको खत्म कर देता हूं मैं। अब कैसी कंडीशन होगी कंपनी की? भाई मालिक के पास सिर्फ पैसा आए, मतलब जाएगा, मालिक के पास से पैसा सिर्फ जाएगा, आएगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए एक कंपनी जो है वो मार्केटिंग के ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके। क्योंकि प्रोडक्ट बिकने से पैसा आएगा ना मालिक के पास, प्रोडक्ट बनने से पैसा थोड़ी आएगा। हम करोड़ों का प्रोडक्ट बना दे, कंपनी को कितना पैसा आया? कुछ भी नहीं आया। कंपनी तो पैसा लगाया है वहां पे, लेकिन अगर हम करोड़ों का प्रोडक्ट बेच दे तो भाई कंपनी को पैसा आ गया वहां पे। तो प्रोडक्ट बिकने से पैसा आता है, बनाने से पैसा नहीं आता। और प्रोडक्ट बिकता है कस्टमर से, और कस्टमर किसके थ्रू बनते हैं? मार्केटिंग के थ्रू एंड सेल्स के थ्रू। इसलिए कोई भी कंपनी लाखों करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट कर देती है मार्केटिंग के अंदर। सोच के देखिए, अगर कंपनी बंद होने पे आ जाए, आपकी कंपनी हो और कंपनी बंद होने पे आ जाए, क्या करोगे? सबसे पहले कच्चा माल लाना बंद कर दोगे, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा ना। हम प्रोडक्ट बनाते रहे, प्रोडक्ट बिके ना, क्या फायदा ऐसी डीलिंग का? फिर वो प्रोडक्ट तो खराब हो जाएगा फिर पड़ा पड़ा हमारे पास। इसलिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना बंद करेंगे, फिर स्टाफ कम करेंगे, वर्कर कम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा रहेगा जिसको हम सबसे लास्ट में बंद करने वाले हैं, वो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे पैसा जा रहा है, अगर इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया ना तो मालिक के पास 0 रुपए आएंगे, मालिक बर्बाद हो जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ आपको। मालिक क्या करेगा? अगर मार्केटिंग में 200 लोग लगा रखे हैं ना, बोलेगा 500 लोग लगा दो। मार्केटिंग इतने तगड़े लेवल पे कर दो कि सारा का सारा प्रोडक्ट हमारा बिक जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मार्केटिंग एक लौता ऐसा फील्ड है जो आपको जो है ना अरबपति खरबपति कुछ भी बना सकता है, लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए मार्केटिंग का। सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को चिड़न होती है मार्केटिंग से। वैल्यू करो इस चीज की, अगर इसकी वैल्यू नहीं करोगे ना तो लाइफ जो है वो आपकी जो है 90% वाली होने वाली है, मिडिल क्लास फैमिली वाली रहने वाली है हमेशा। जितने भी लोग आज के टाइम पे 10% की कैटेगरी में आते हैं ना, सभी के सभी लोग मार्केटिंग एंड सेल्स फील्ड की देन है। इसी के थ्रू वो आज करोड़पति है, वरना वो सारे के सारे रोड पे होते। आज सच्चाई बता रहा हूं आपको। अगर बैंक के बीमा बिकना बंद हो जाए ना तो बैंक रोड पे, ठीक है। अंबानी की सिम्स बिकनी बंद हो जाए ना, अंबानी रोड पे। समझ लो इस बात को, माइंड के अंदर डाल लो इस चीज को,
ठीक है, इसलिए मार्केटिंग फील्ड जो सबसे बेस्ट फील्ड मानता हूं मैं इसको, इसलिए मैंने मार्केटिंग फील्ड को चूज किया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये एक कंपनी है निरमा, बहुत सारे लोग इस कंपनी को जानते होंगे। और यहां से एक चीज समझाना चाहता हूं, मार्केटिंग मजबूरी है, जरूरत नहीं। जरूरत क्या होता है? जरूरत होता है कि भाई हमारी मर्जी है, करे ना करे। ठीक है भाई, हम ट्रैवल घूमने नहीं जाना चाहते, मर्जी है घूमने जाए ना जाए, लेकिन क्या कोई बंदा के कभी ऐसा मन हुआ कि भाई मैं सांस नहीं लेना चाहता? सांस लेना बंद कर दें, काम थोड़ी चल जाएगा। तो भाई सांस लेना हमारी मजबूरी है, जरूरत नहीं। खाना खाना मजबूरी है, जरूरत नहीं। पानी पीना मजबूरी है, जरूरत नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कर लेगा। अगर हम मार्केटिंग नहीं कराएंगे तो दूसरी कंपनी मार्केटिंग करा के पैसा बटोर लेगी, हमारे कस्टमर ले जाएगी। फिर हमारे पास क्या बचेगा? जीरो। हम जाएंगे लॉस में। निरमा एक ऐसी कंपनी है, इसके मालिक ने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था ना, साइकिल के ऊपर ये सरफ बेचता था। 3 रुपए की कीमत थी इसके सरफ की। नेट पे सर्च कर लेना निरमा कंपनी की हिस्ट्री। ठीक है, आज इस कंपनी की नेटवर्थ की बात करूं, 4.9 बिलियन की डॉलर की इसकी नेटवर्थ है। टोटल 18,000 प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं। सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग ने यहां तक पहुंचा दिया। आपने भी सुनी होगी वो एडवर्टाइजिंग जो थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। कुछ याद आया? भाई डीडी नेशनल के ऊपर चलती थी वो। अगर आपने बचपन में, मैंने भाई अपने बचपन में बहुत देखी है वो। ठीक है, तो इसी एडवर्टाइजिंग के थ्रू निरमा इतना फेमस हो गया था। वो बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जो है अपनी एडवर्टाइजिंग चेंज नहीं की, माहौल बदल गया, एडवर्टाइजिंग वही रही, जिसके कारण फिर से जो है निरमा जो है वो थोड़ा सा फेल हो गया। वरना इसी एडवर्टाइजिंग से निरमा था ना, वो आज 4.9 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो मार्केटिंग फील्ड की वैल्यू करना सीखो। अब बात करते हैं वाई फॉरएवर। हाँ भाई, मार्केटिंग तो करेंगे हम, लेकिन फॉरएवर के साथ मार्केटिंग क्यों करें, ये बताओ हमको। इसका रीजन हमें जानना है अभी। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना हो तो आप कैसा बिजनेस करना चाहोगे? आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। एक ऐसा बिजनेस जो आज स्टार्ट किया कल को बंद हो जाए, या फिर एक ऐसा बिजनेस जो आज स्टार्ट किया और सालों साल चलता रहे? मुझे पता है आप सभी एक ऐसा बिजनेस करना चाहोगे। मैं खुद ऐसा बिजनेस करना चाहूंगा जो आज स्टार्ट किया और सालों साल चलता रहे। वरना भाई आज कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, कल को कुछ और करना पड़ेगा, परसों कुछ और करना पड़ेगा। अगर हमने टेम्परेरी बिजनेस करना है तो भाई टेम्परेरी बिजनेस कोई भी करना पसंद नहीं करता। टेम्परेरी बिजनेस है, कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे रेडियो का बिजनेस है, तो कोई रेडियो का बिजनेस थोड़ी करना चाहेगा भाई आज के टाइम पे। रेडियो तो बंद हो चुकी है। VCR का बिजनेस थोड़ी करना चाहेगा कोई आज के टाइम पे, वो तो बंद हो चुकी है। टेलीविजन का बिजनेस थोड़ी करना चाहेगा भाई कोई आज के टाइम पे, वो तो बंद हो चुका है। LED आ चुकी है अब तो मार्केट के अंदर। हर कोई एवरग्रीन बिजनेस करना पसंद करता है। एवरग्रीन बिजनेस क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। जो बिजनेस आज भी था, 1000 साल पहले भी था, 1000 साल बाद भी रहेगा। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्कूल्स की बात करें, आज से 1000 साल पहले भी थे, आज भी 1000 साल बाद भी रहेंगे। खाने की बात करें तो खाना लोग 1000 साल पहले भी खाते थे, आज भी खाते, 1000 साल बाद भी खाएंगे। कपड़े पहले भी पहनते थे, आज भी पहनते, 1000 साल बाद भी पहने। तो रहना चाहते थे, आज से 1000 साल बाद भी स्वस्थ रहना चाहेंगे। कोई बीमार थोड़ी रहना चाहेगा मेरे भाई। आप बताओ, कोई चाहता है बीमार होना? नहीं चाहता मेरे भाई। तो इसलिए हम हर पर्सन जो है एवरग्रीन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एवरग्रीन बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस होते हैं वैसे तो, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जस्ट आपको। सोच लीजिए हेल्थ सेक्टर एक हेल्थ सेक्टर के अंदर आती है। ठीक है, तीसरा आता है प्री इलनेस सेक्टर, जो 80 आदमी है लेकिन प्री इलनेस के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर के अंदर 2 सेक्टर होते हैं, एक मेडिकल सेक्टर, एक वेलनेस सेक्टर। मेडिकल के अंदर आते हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर। अब इनके पास कौन बंदा जाता है? जो भी बीमार है। मतलब 15% लोग ऐसे हैं जो मेडिकल सेक्टर का पार्ट है। और इन 15% लोगों को कवर करने के लिए मेडिकल सेक्टर में लोग अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देते हैं, मेडिकल स्टोर के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देते हैं, MBBS करने के लिए करोड़ों रुपए लगा देते हैं, सिर्फ इस 15% को मार्केट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इनका जो डिपार्टमेंट है वो बीमार लोगों तक है, ना तो कोई हेल्दी इनके पास जाएगा ना फिर कोई प्री इलनेस वाला इनके पास जाएगा। ठीक है, अब वेलनेस सेक्टर की बात करें तो वेलनेस सेक्टर के अंदर तीनों के तीनों कैटेगरी आती है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा बीमार है वो भी हेल्दी होना चाहता है,
जो बंदा हेल्दी है वो भी हेल्दी रहना चाहता है, और जो प्री इलनेस है वो बीमार नहीं होना चाहता भाई। वेलनेस सेक्टर के अंदर कौन से सेक्टर आते हैं, कौन कौन सी थिंग आती है भाई? इसके अंदर आता है जिम, योगा, एक्सरसाइज, डेली स्किन केयर, बॉडी केयर, न्यूट्रिशन। ठीक है, डेली स्किन केयर क्या होता है भाई? शैम्पू हर कोई बंदा यूज करता है, चाहे बीमार हो या फिर बीमार ना हो, वरना बालों की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, साबुन हर बंदा यूज करता है, बहुत सारे लोग परफ्यूम भी यूज करते हैं, क्रीम भी यूज करते हैं। वो कहाँ पे आता है? वो आता है हमारा वेलनेस सेक्टर का पार्ट। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करूं, सभी को क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल्स, तो ये किसका पार्ट है? ये भाई न्यूट्रिशन का पार्ट है, प्रोटीन चाहिए, तो ये सारा का सारा वेलनेस सेक्टर के अंदर आता है। इसको वेलनेस सेक्टर बोलते हैं। समझ आया वेलनेस सेक्टर क्या होता है? वेलनेस सेक्टर के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, आज से 10 साल पहले देखे इतनी ज्यादा जिम नहीं होती थी, आज भाई हर गली में जिम हो गई है। हर बंदा आज योगा करना चाहता है, हर बंदा आज एक्सरसाइज करना चाहता है, हर बंदा आज शैम्पू साबुन यूज करता है। पहले इतने यूज नहीं होते थे ये। ठीक है, आज के टाइम पे यूज हो रहे हैं। तो भाई वेलनेस सेक्टर ग्रोथ पे है, ये चीज हमको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, आने वाले टाइम में जिम बढ़ेगी घटेगी नहीं, योगा करना लोग और बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन पे और फोकस करेंगे, कम नहीं करेंगे। अब फॉरएवर जो है वो दो कॉन्सेप्ट पे काम करती है, एक डायरेक्ट सेलिंग और एक वेलनेस सेक्टर। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? कल भी बताया था कि भाई 30 रुपए का प्रोडक्ट है, इन सभी के बीच में आता आता कस्टमर तक जब वो पहुंचता है वो 100 रुपए का प्रोडक्ट हो जाता है, बीच में पैसा बच जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, ब्रांड होता है, हम होते हैं और कस्टमर होता है। तो प्रोडक्ट ब्रांड ने बनाया 30 रुपए का, यहां तक गया 100 रुपए का, बीच का 70% पैसा जो हम तक रह जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बीच के सारे लोग हट जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो दो कॉन्सेप्ट पे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और वेलनेस सेक्टर के ऊपर। बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब थोड़ा सा वेलनेस के स्कोप को हम देख लेते हैं। अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो आपके सामने एक ग्राफ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2025 तक 64,000 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री है वो 11,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन आने वाले 2 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री जो 65,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। ऑलमोस्ट 6 गुना की ग्रोथ होने वाली है इस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं तो भाई 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है आज। इंडिया की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया के अंदर की। इंडिया के अंदर 90,000 करोड़ का वेलनेस इंडस्ट्री आज के टाइम पे, जो आने वाले 3 गुना बाद, मतलब 2 से 3 सालों में 3 गुना बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ये फिक्की की रिपोर्ट बोल रही है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ, इंटरनेट पे चेक कर लेना। फॉरएवर जो है वो इन दोनों इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, इसलिए सोच के चलिए फॉरएवर की जो ग्रोथ है वो 9 गुना, 9 टाइम्स होने वाली है। मतलब जो बंदा आज फॉरएवर के अंदर 10,000 रुपए कमा रहा है ना, 2025 में वो 90,000 रुपए कमा रहा होगा। जो बंदा आज फॉरएवर में जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, 2025 तक वो बंदा जो है वो 10 लाख रुपए कमा रहा होगा। जो बंदा आज फॉरएवर के अंदर 10 लाख रुपए कमा रहा है भाई, 2025 तक 90 से 1 करोड़ के आसपास रुपए कमा रहा होगा वो, 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास। तो सीधा सीधा 2 सालों के अंदर 9 गुना की ग्रोथ होने वाली है। सोच के देखिए आप कहां से कहां जाने वाले हो भाई। इतना इंटरेस्ट तो हमें शेयर मार्केट भी नहीं दे सकता कभी, 9 टाइम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इतनी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है हमारी फॉरएवर के अंदर। बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें एक और बेनिफिट देती है, आपको बता रहा हूं मैं फॉरएवर लिविंग क्यों करनी है हमने। एक और बेनिफिट देती है। बेनिफिट क्या देती है? टीम बिल्डिंग का बेनिफिट देती है। अब टीम बिल्डिंग से क्या होता है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट। टाइम लीवरेज क्या होता है कि भाई आपको पैसा कब मिलता है? जो जॉब करते हैं उनको पता है, अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो पार्ट टाइम का पैसा मिलता है, फुल टाइम काम करते हो तो फुल टाइम का पैसा मिलता है, अगर एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो तो एक्स्ट्रा टाइम का पैसा मिलता है। यही होता है ना सभी के सभी का। ओके, तो अब क्या है, मान लीजिए आप एक जॉब पर्सन हो, आप एक दिन में 8 घंटा काम करते हो। 8 घंटा आप एक दिन में काम करते हो, 40 सालों में 365 दिन अगर आपने काम किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये सोच लेना, क्योंकि छुट्टियां भी होंगी बीच में, और भैया आपको कभी ना कभी छुट्टी लेनी भी पड़ेगी, बीमार भी हो जाओगे कभी ना कभी आप इन 40 सालों के अंदर। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने 40 सालों के अंदर कितना काम किया, 14,600 घंटे काम किया आपने। और बात करें, नहीं, 14,600 दिन काम किया। 14,600 दिन के अंदर आपने 8-8 घंटे काम किया, तो 1,16,000 घंटे काम किया आपने कितने सालों में? 40 सालों के अंदर आपने 1,16,000 घंटे काम किया। मान लेते हैं आपकी एक महीने की इनकम 1 लाख रुपए है।
12 महीने की इनकम कितनी होगी? 12 लाख। 40 सालों में कितना कमाया? 4 करोड़ 80 लाख। कितना हो गया? 4 करोड़ 80 लाख। कुछ होता है 4 करोड़ 80 लाख में? भाई बहुत सारा पैसा तो आपका बीमारी के ऊपर चला जाता है, बहुत सारा पैसा बीमारी के ऊपर चला जाता है आपका। और सच्चाई बता रहा हूँ, 1 लाख की तो सैलरी भी नहीं होती प्राइवेट जॉब के अंदर, मैंने तो फिर भी 1 लाख लगा लिया। ठीक है, लेकिन बात करते हैं एक बिजनेसमैन की, तो एक बिजनेसमैन जो है वो एक दिन में, अगर एक बिजनेसमैन के अंदर जो है वो 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, याद रखो निरमा के अंदर 18,000 प्लस एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैं तो फिर भी 10,000 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 10,000 एम्प्लॉय काम करे एक बिजनेसमैन के अंदर, तो क्या हो रहा है वहां पे? अगर वो 8-8 घंटा अपना दे रहे हैं, तो एक दिन के अंदर एक बिजनेसमैन के अंडर कम से कम 80,000 घंटे काम हो रहा है मेरे भाई। 2 दिन के अंदर 1,60,000 घंटे काम हो रहा है। तो इसका मतलब उसने 2 दिन में 4 करोड़ प्लस रुपया कमा लिया। 4 करोड़ प्लस। आप 40 सालों में जितना पैसा नहीं कमा पाए, उसने 2 दिन में कमा लिया। इसलिए बिजनेसमैन अमीर है, क्योंकि वो टाइम को लीवरेज करना जानते हैं। हम जानते हैं भाई क्या करना, क्या करना जानते हैं हम जानते हैं घिसना पिटना। भाई हम घिस पिट लेंगे, लेकिन भाई एक बिजनेसमैन की तरह हम नहीं सोच सकते, ये हमारा माइंडसेट होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक ठेकेदार को देखा होगा, आपके घर में अगर कभी मिस्त्री लगे हो तो आपने ठेकेदार को जरूर देखा होगा। एक मिस्त्री की सैलरी कितनी होती है भाई? एक दिन का उसको दिहाड़ी मिलता है कितना? 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए। ठीक है, इतना दिहाड़ी मिलता है उसको। चलो मान लेते हैं 1,000 रुपए मिल गए उसको एक दिन का। ठीक है, मजदूरों को कितना दिहाड़ी मिलता है? 400 रुपए। मजदूर ने कितना कमाया? सबसे ज्यादा जो काम करता है ना, वो एक मजदूर ही करता है, पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है वो अपनी। ठीक है, और कितना कमाया? 400 रुपए एक दिन का। महीने कितना कमाया? 12,000 रुपए। और एक मिस्त्री की बात करें भाई, वो सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करता है और हाथों का इस्तेमाल करता है, पूरी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करता। काम कम हो गया, लेकिन दिमाग और स्किल आ गई उसके पास, जिससे क्या हुआ? पैसा कितना कमा रहा है? 1,000 रुपए एक दिन का। महीने का कितना कमा रहा है? 30,000 रुपए। अब बात करें एक ठेकेदार की, तो सोच के देखिए, एक ठेकेदार को एक मिस्त्री से ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपए आ रहे हैं, सिर्फ 200 रुपए। और सिर्फ 200 रुपए आ रहे हैं एक मजदूर से। ठीक है, क्योंकि उसने मजदूर लगा रखे हैं, मिस्त्री लगा रखे हैं, हर मजदूर, हर मिस्त्री पे सिर्फ उसने 200 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे 20 मजदूर काम करते हैं, 5 मिस्त्री काम करते हैं, 5 मिस्त्री पे 200 रुपए बच रहे हैं, 1,000 रुपए 5 मिस्त्री पे हो गए। और मजदूरों के ऊपर बच रहे कितने हो गए? मजदूरों के ऊपर बच रहे कितने हो गए? 4,000 वहां पे हो गए। कितना पैसा हो गया? 5,000 रुपए एक दिन का। महीने कितना हो गया? कितना हो गया? 1.5 लाख के आसपास। मिस्त्री और मजदूर सारा दिन धूप के अंदर तप रहे हैं, वो तो कमा रहे हैं 30,000 12,000। और जो ठेकेदार है सिर्फ गेड़ा लगा रहा है वहां पे, ये देखने के लिए कि भाई बंदे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पैसा कितना कमा रहा है? 1.5 लाख रुपए, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके। तो सोच लीजिए, आपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाना है या बॉडी का इस्तेमाल करके पैसा कमाना है? अगर बॉडी का इस्तेमाल करके पैसा कमाओगे ना, कभी 90%, कभी भी 10% कैटेगरी में नहीं आओगे, हमेशा 90% वाली मिडिल क्लास फैमिली कैटेगरी में रहने वाले हो आप। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है टीम बिल्डिंग करके। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कैसे। एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह ये काम करता है। मान लीजिए एक अमूल है, अमूल दूध बेचता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने एडवर्टाइजिंग भी देखी होगी। ठीक है, तो अमूल क्या करती है? उसने फ्रेंचाइजी बना रखी है, एक फ्रेंचाइजी हरियाणा में, एक दिल्ली में, एक पंजाब में, एक यूपी में, एक महाराष्ट्र में, ऐसे जगह जगह उसकी फ्रेंचाइजी है। एक बंदा दूध बेचता है हमारे गांव के अंदर, वो कितना दूध बेचता होगा भाई? बेच देता होगा 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, इससे ज्यादा तो नहीं बेच सकता ना, क्योंकि इलाका छोटा है। लेकिन अमूल जो है वो हरियाणा, पूरे हरियाणा को दूध दे रहा है, पूरे महाराष्ट्र को दूध दे रहा है, पूरे यूपी को दूध दे रहा है, पूरे पंजाब को दूध दे रहा है। ये कितना सारा दूध बेच देता होगा भाई? एक दिन के अंदर लाखों लीटर दूध बेच देता है अमूल, एक दिन के अंदर। इसीलिए वो करोड़पति है। और दूध वाला क्या है? दूध वाला वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, पूरा का पूरा दिन दूध बेचता फिरता है गली गली में। लेकिन भाई अमूल का मालिक ऑफिस में बैठा बैठा करोड़ों रुपए छाप रहा है दूध बेच के। डिफरेंस क्या है? सिर्फ भाई माइंड सेट का डिफरेंस है। अगर आप माइंड सेट को चेंज कर सकते हो ना, मार्केट में खेल जाओगे। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, इसलिए आपको एक बिजनेस माइंडसेट देने वाला हूं आज मैं। भाई मैं नहीं बोल रहा फॉरएवर, मार्केट में बाहर भी काम करोगे ना, तब भी ये चीजें आपको काम आने वाली है। एमबीए के अंदर भी ये चीजें आप लोगों को समझ नहीं आती। बंदा एमबीए कर रहा है,
मुझे सोच के हंसी आती है, एमबीए कर रहा है बंदा, बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है, क्या सोच के कि भाई एमबीए करने के बाद जॉब करूंगा। तो भाई बिजनेस की पढ़ाई क्यों कर रहा है? बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है दूसरों के यहाँ जॉब करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप किसी कंपनी के अंदर 15,000 की सैलरी पे काम कर रहे हो ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो कंपनी का मालिक है ना, वो आपका यूज करके आराम से 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कमा रहा है आपसे। अगर आप उसे 50,000, 1 लाख रुपए का काम करके नहीं दे रहे ना, तो मालिक आपको 15,000 रुपए कभी नहीं पे करेगा। सच्चाई बता रहा हूं, सोच के देखिए, आप अपने मालिक को सिर्फ 10,000 का काम करके दे रहे हो, क्या मालिक आपको 15,000 रुपए पे कर देगा? नहीं करेगा। अगर वो आपको 15,000 पे कर रहा है ना, इसका मतलब आप उसे 15,000 से ज्यादा का काम करके दे रहे हो। तो सोच के देखिए, अगर खुद के लिए उतना काम कर लिया तो कितना पैसा कमा लोगे? खुद के लिए काम कब करोगे? हमेशा दूसरों के लिए काम थोड़ी करना है हमने। मैं ये नहीं बोल रहा जॉब मत करो, लेकिन भाई अपने लिए भी स्टैंड लेना सीखो आप। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि चलो आज जॉब कर रहे हैं तो कभी ना कभी इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे, थोड़ा पैसा जो है वो बचाएंगे, हम नई जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे। 40 के 40 साल जॉब में बिता देना ये कहीं तक सही नहीं मानता मैं। बहुत सारे लोग 40 के 40 साल सिर्फ इस उम्मीद में बिता देते हैं कि भाई हमारी प्रमोशन हो जाएगी। प्रमोशन ही नहीं होती, जॉब चेंज करते रह जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये चीज होती है जॉब वाले पर्सन के साथ। अब टीम मेकिंग के बाद हमें बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं एक बार वो जान लो। अगर ये बेनिफिट आप समझ गए ना, भाई खेल जाओगे, सच्चाई बता रहा हूं। अगर आपने टीम बना ली, मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आपने कुछ लोगों की टीम बनाई और टीम बना के काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है, आगे बताने भी वाला हूं आपको, कि हम लोग जो है वो फॉरएवर के अंदर टीम बना के काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप हो, ये आपकी टीम है, आपकी टीम में ये कुछ लोग काम कर रहे हैं। आज मान लीजिए आपका काम करने का मूड नहीं है, या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया। ठीक है, लेकिन ये सभी तो काम कर रहे हैं ना, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो इनके काम से आपको पैसा आ रहा है। मान लीजिए किसी दिन इन लोगों को बाहर जाना पड़ गया, फिर आप काम कर रहे हो, ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसा आ रहा है। मान लीजिए इनको बाहर जाना पड़ गया, तो भाई ये लोग काम कर रहे हैं, फिर यहां से आपको पैसा आ रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप काम करो तब भी पैसा आ रहा है, काम ना करो तब भी पैसा आ रहा है मेरे भाई। ये तो कमाल हो गया फिर। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। हम लोगों को पता ही नहीं होता पैसिव इनकम क्या होती है। दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है जब हम काम करते तभी पैसा आता है। पैसिव इनकम वो होती है जब हम काम ना भी करें तब भी हमको पैसा आए। तो कौन कौन चाहता है भी हमें पैसिव इनकम आए, हम काम ना करें तब भी हमें पैसा आए? अगर ये चीज करना चाहते हो तो टीम बिल्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। इसीलिए बिजनेसमैन जो है वो एम्प्लॉयज रखते हैं, ताकि एम्प्लॉयज काम करे और हम अगर ऑफिस में ना भी जाए तब भी हमारा काम होता रहे। तो वो भी टीम बना के काम करते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं कि भाई टीम बना के काम करो ताकि आपको भी प्रॉफिट हो, वरना उनके एम्प्लॉय भाग जाएंगे ना। इसलिए आपको बॉस नहीं बताता कभी कि टीम बनाना कितना जरूरी है। ठीक है, पैसिव इनकम आती है सिक्योर लाइफ। हमारी लाइफ सिक्योर हो जाती है, जो कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के अंदर बिल्कुल नहीं होती। सिक्योर कैसे? मान लीजिए बाई चांस इस बंदे के साथ ये काम कर रहा है, इस बंदे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो फॉरएवर आपको एक फीचर देती है, ये सारी की सारी जो टीम है ना, मान लीजिए इस बंदे के साथ कुछ भी दुर्घटना हो गई, ये सारी की सारी टीम इस बंदे की फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारा का सारा बिजनेस इसका, या तो इसके बच्चे के नाम पे, या इसकी बीवी के नाम पे, या इसके भाई के नाम पे। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर इसको कुछ हो भी गया ना, तो इसकी टीम से इसको लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा जब तक इसकी टीम काम कर रही है। समझ रहे हो? ये बेनिफिट देती है सिर्फ फॉरएवर, जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब भी हमको कभी नहीं दे सकती। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। उसके बाद टाइम फ्रीडम देती है। भाई टाइम फ्रीडम आपको बता दिया कि हम काम करें ना तब भी पैसा आता है, काम ना करें तब भी पैसा आता है। काम कहीं से भी कर सकते हैं। मैं हरियाणा में बैठा हूं तब भी काम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग बिहार से बैठ के हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र से बैठ के हमारे साथ काम करे, कुछ हिमाचल से बैठ के हमारे साथ काम करे। तो हर जगह से बंदा जो है बैठ के इस काम को कर सकता है। इससे अच्छा बेनिफिट कहाँ मिलेगा हमको? टाइम लिवरेज होता है, पीछे बता के हटाऊं आपको, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। सबसे अच्छी बात, भाई आज आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर टीचर हो, क्या लगता है कल को आपका बच्चा बड़ा हो जाए, ठीक है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर बड़ा हो जाए, क्या लगता है वो जॉब उसको मिल जाएगी आपके बाद, आपकी रिटायरमेंट के बाद? नहीं मिलेगी भाई। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तब मिल जाएगी, तब भी नहीं मिलेगी भाई। अब तो पॉलिसी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, भाई जॉब मिल जाएगी ऐसे हमारे किसी पर्सन को, घर के फैमिली मेंबर को नहीं मिलती भाई आज के टाइम पे।
ठीक है। लेकिन फॉरएवर के अंदर क्या है, मान लीजिए आप काम करते हो, आज काम करते करते आपने एक अच्छी टीम बना ली, आपका जो महीने का चेक है वो 1 लाख प्लस का रहता है, ठीक है भाई, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। आपने एक बार टीम बना ली ना मेहनत करके, आपका नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर सिक्योर हो गया, क्योंकि बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है मेरे भाई। हमारे बाद उनके, उनके बाद उनके बच्चों के पास, उनके बाद उनके बच्चों के पास, तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है ये बिजनेस। आपके एक रियल बिजनेस की तरह काम करता है आपके साथ। मतलब एक बार आपने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया ना, वो स्टैंड कर दिया, 1 लाख 1.5 लाख तक अपना चेक पहुंचा दिया भाई, लाइफ टाइम सेट कर दी अपनी आने वाली पीढ़ियों की आपने। वो सारे इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ इस बिजनेस का पार्ट बन के। और इनकम कहां से स्टार्ट होगी, 1 लाख 1.5 लाख से। भले ही आज आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, सच्चाई बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पहले मेरा एक क्वेश्चन था, सिर्फ 2 स्लाइड बची है, मीटिंग फिर एंड करेंगे हम, ठीक है, तो डरिए मत कि मीटिंग लंबी हो रही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन था वाई फॉरएवर। आज एक छोटा सा क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूं इस स्लाइड के अंदर, भाई मेरे को ये बताओ वाई नॉट फॉरएवर, फॉरएवर क्यों ना करे। मैंने आपको 1000 रीजन बता दिए फॉरएवर करने के, आप मुझे एक रीजन बता दो फॉरएवर ना करने का, आई प्रोमिस मैं भी छोड़ दूंगा, आई प्रोमिस मैं भी छोड़ दूंगा। गवर्नमेंट जॉब क्या बोलती है, क्या बोलती है कि भाई 15 साल पढ़ाई करो, 5 साल कोचिंग लो, उसके बाद एग्जाम का वेट करो, एग्जाम आने के बाद उसे क्लियर करो, इंटरव्यू दो, मेडिकल दो, उसके बाद अगर किसी की सिफारिश नहीं आई तो भाई जॉब मिल जाएगी, अगर सिफारिश आ गई तो भाई जॉब आपको नहीं मिलेगी, उसको मिल जाएगी, ठीक है। कोई पेंशन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं, सैलरी जो है वो ठीक ठाक दे देंगे आपको, क्योंकि 50,000 की सैलरी को मैं ज्यादा नहीं मानता। आपको बता के हटाऊं, एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा है हमारे। अगर ट्रिप पे जाना है हर महीने फैमिली के साथ, तो भाई 50,000 की सैलरी में कुछ नहीं होगा, 1 लाख में भी कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर एक्सपेंसिस आप काउंट करोगे ना तो पता लग जाएगा आपको, 1 लाख में तो घर घर चलता है हमारा, ठीक है, अगर अच्छे से चलाए तो। उसके बाद क्या बोलती है, चॉइस आपकी है, करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो, ये बोलती है गवर्नमेंट जॉब। अब प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब क्या बोलती है, 15 साल पढ़ाई करो, कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करो, रेफरेंस किसका है, अगर रेफरेंस से आए हो तो भाई आपको जॉब मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। टाइमिंग, टाइमिंग आपकी भाई 8 घंटे की रहने वाली है, कभी कभार 2-3 घंटा एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है आपको। कोई पेंशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जनरेशन प्लान नहीं है, सैलरी जो है वो अपनी मर्जी से देंगे। अब आपकी मर्जी है, करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो, ये बोलती है प्राइवेट जॉब। और हमको फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है भाई, क्योंकि मजबूरी है भाई। तो भाई वाई नॉट फॉरएवर, फॉरएवर क्यों ना करें हम, एक रीजन बता दो मेरे को, इसलिए मैं आज फॉरएवर कर रहा हूं। कॉपी पे ना लाइन मार के लिख लेना, विदाउट फॉरएवर कैसी लाइफ होगी हमारी, विदाउट फॉरएवर कैसी लाइफ होगी। एक साइड में लिख लेना नो फॉरएवर, अगर फॉरएवर नहीं तो भाई घर नहीं, गाड़ी नहीं, सपने नहीं, सब कुछ क्रॉस, कैसी लाइफ होगी, ऐसी लाइफ होगी भाई, ऐसी ऐसी लाइफ होने वाली है हमारी। या तो फॉरएवर करना पड़ेगा या बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करोगे तो भाई 10-15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और फॉरएवर करोगे तो आपको बता दिया भाई क्या करना है फिर तो, ठीक है। तो भाई अगर फॉरएवर नहीं तो नो टाइम फ्रीडम, नो सिक्योरिटी, 9 to 5 जॉब, बॉस प्रेशर, अनसेटिस्फाइड लाइफ, ये चीज होने वाली है अगर फॉरएवर नहीं है तो हमारे साथ, सच्चाई बता रहा हूं आपको। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, इसलिए मैं फॉरएवर कर रहा हूं। अब आप सोच लीजिए कि आपको फॉरएवर क्यों करनी है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया ना फॉरएवर क्यों करनी है, तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपको फॉरएवर करने से नहीं रोक सकती, सच्चाई बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी, व्हाट टू डू, करना क्या है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई। हमारी कंपनी, हमारे ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनी का कुछ प्लान है, हमारी कंपनी के क्या चीज है, उसको जस्ट हमने प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। वो कैसे करना है वो आपको हम सिखाएंगे ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है। जिस भी पर्सन को प्रोडक्ट की नीड है, क्योंकि आपको पता है हमारी कंपनी वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है, और वेलनेस के प्रोडक्ट की हर पर्सन को नीड है। सोच के देखिए, आज एक पर्सन जो सुबह से शाम तक बिजी रहता है, उसको एक हेल्थ का ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि भाई उसको यूज करने से, सिर्फ उसको यूज करने से, ना उसको एक्सरसाइज करनी पड़े, ना जिम करनी पड़े, फिर भी वो फिट रहे,
तो ये बंदे के लिए वो कितना सेफ है, मतलब कितना ईजी है उस प्रोडक्ट को लेना। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या करना है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। जिनको प्रोडक्ट की नीड है उनको प्रोडक्ट देना है, और जिनको काम की नीड है, काम की तो हर किसी को नीड है भाई। इंडिया के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, तो कहाँ है फिर अनएम्प्लॉयमेंट? इंडिया सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयड कंट्री बन चुका है आज के टाइम पे, एक बेरोजगार देश। अगर देखा जाए तो गलती सरकार की भी नहीं है, गलती किसकी है? पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन इतनी बड़ी है हमारी, 140 करोड़। सोच के देखिए, 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर हम काम करने वाले हैं भाई। ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर हमने काम करना है भाई। जिनको काम की नीड है उनको काम देंगे, और अगर उनको काम दे रहे हैं हम, तो भाई वो हमारी टीम बन रहे हैं आगे जाके। जितने ज्यादा लोगों को हम काम दे रहे हैं उतनी बड़ी हमारी टीम बनती जा रही है, और जितनी बड़ी हमारी टीम बनती जाएगी उतना बड़ा हम पैसा कमाएंगे। कैसे? मान लीजिए मैं हरियाणा में बैठा हूं भाई, मेरे साथ पंजाब का बंदा कनेक्ट है, हिमाचल का बंदा कनेक्ट है, महाराष्ट्र का बंदा कनेक्ट है, हर स्टेट का बंदा कनेक्ट है। ठीक है, तो भाई मैं पंजाब से भी पैसे कमा रहा हूँ, हिमाचल से भी पैसे कमा रहा हूँ, यूपी से भी पैसे कमा रहा हूँ, महाराष्ट्र से भी पैसे कमा रहा हूँ, एमपी से भी पैसे कमा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज की बदौलत, वो है मेरी टीम की बदौलत। और टीम बनाने की पावर किसने दी? फॉरएवर ने। इसलिए भाई हमको फॉरएवर करनी है। एट द लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है मेरे बिहाफ पे, आपका पता नहीं। सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि फॉरएवर इज द लास्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ। फॉरएवर आपकी लाइफ का लास्ट ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, लेकिन ये जरूर बोलूंगा आपको, फॉरएवर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ। इससे अच्छा ऑप्शन आपकी लाइफ के लिए नहीं हो सकता आज के टाइम पे। ठीक है, तो भाई लास्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन दूसरा हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। चलो, स्लाइड जो थी खत्म हो चुकी है। आई होप आप सभी को मीटिंग समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आया है, अपने एचआर से कंसल्ट करना। मीटिंग का स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना अपने एचआर को, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो लग सके। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो भाई चैट में आप बता सकते हो मेरे को, मैं चैट आपकी देखने के लिए रेडी हूं। चैट में आप बता सकते हो मेरे को अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं है, चलो मीटिंग को एंड करते हैं फिर। अपने अलाइन अपने एचआर